कुछ संगठन ऐसे होते हैं या सब भारत में ऐसे विद्यमान हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंकवादी संगठन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं भारत के सबसे बड़े संगठन नहीं, विश्व के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। आइए जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतिहास क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता क्या है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालन की पद्धति या संचालन की स्थिति क्या है। तो लगातार मेरे साथ हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। हमारा चैनल धर्मोपीडिया को लगातार सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, शेयर करिएगा। हम आपसे बात करते हैं धर्म से जुड़ी हुई बातों को। धर्म का मतलब होता है धर्याणि कर्मेण जायते, जो हम कर्म करते हैं उसे हम अपना धर्म मानते हैं या उसे अपना धर्म कहते हैं। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बाजू में बेल आइकन है उसे बजाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। चलिए मेरे साथ बात करते हैं आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापना, इतिहास और उसके उद्देश्य के बारे में। तो वैसे तो यदि हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो कुछ लोगों के मन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर बहुत सी धारणाएं बनी हुई, कुछ धारणाएं बनी हुई हैं, कुछ अवधारणाएं बनी हुई हैं और कुछ लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नाम से सुनते ही उनको अटैक की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं और शायद आपने इन बातों को सुना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो कहीं ना कहीं भारत को परम वैभव तक पहुंचाने का काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसे संगठन के नाम को कहा जाता है जिसको हम आरएसएस भी कहते हैं, जो कि पूरे विश्व में लगभग 80 देशों में आज अपना कार्य, हिंदू समाज को जागरण का कार्य कर रहा है। भारत की कोई भी स्थिति हो, परिस्थितियां हो, सुनामी हो या किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर संघ के स्वयंसेवक अपने तन, मन और धन से वहां पर जाते हैं और उस कार्य को, जो कार्य वहां पर निष्पादन करते हैं, उस कार्य का श्रेय भी नहीं लेते हैं और लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि ये कार्य आखिर कौन करके चला गया। तो चलिए आज मैं आपसे बात कर रहा हूं आरएसएस के विशेष कुछ बातों के साथ, रोचक बातों के साथ ला रहा हूं। तो लगातार हमारे साथ आप बने रहिएगा। प्रारंभिक प्रोत्साहन हिंदू अनुशासन के माध्यम से चरित्र प्रशिक्षण प्रदान करना और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू समुदाय को एकजुट करना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य था। संगठन भारतीय संस्कृति और नागरिक समाजों के मूल्यों को बनाए रखने को, उनके आदर्शों को बढ़ावा देता है और बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को मजबूत करने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार और प्रसार करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय अधिकार विंग समूहों से प्रारंभिक प्रेरणा मिली। धीरे धीरे आरएसएस एक प्रमुख हिंदूवादी राष्ट्रीय छतरी के रूप में भारत में जन्म लेता है, जिसमें कई विचारधाराओं, दानों, क्लबों को अपनी वैचारिक मान्यताओं को फैलाने के लिए स्थापित किया जाता है। अब हम आते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कैसे हुई और इसकी स्थापना किसने की। आरएसएस, जिसे आम भाषा या आम बोलचाल में हम संघ को आरएसएस के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना विजयदशमी के दिन हुई थी। 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी ने नागपुर में की थी। अब यहाँ रोचक बात यह थी कि 27 सितंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनौपचारिक ढंग से स्थापना तो हुई थी, क्योंकि किसी भी संगठन या किसी भी संस्था को खोलने के लिए उसका नियम होता है, उसके कुछ कानून होते हैं, उसके कुछ संविधान होते हैं, उसके कार्यालय होते हैं, उसका ऑफिस होता है, उसके साथ साथ पैसों के बारे में भी चर्चा होती है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का इकलौता ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना बिल्कुल अलग तरीके से ही हुई थी। डॉक्टर साहब ने अपने घर में 15 से 20 चुनिंदा लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि आज से हम संघ शुरू कर रहे हैं, और संघ शुरू हो गया। संघ शुरू करने का केवल एक ही मकसद था, ब्रिटिश राज में, भारत में हिंदुओं को संगठित करना। शुरुआत में तो संघ के सदस्यों को सभासद भी कहा जाता था और सारे सभासदों से इतनी उम्मीद रखी जाती थी कि वे पर्याप्त मात्रा में व्यायाम करें और सप्ताह में एक बार इकट्ठे हों, जिन्हें सभासद भी हम कहते थे। डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार बचपन से ही ब्रिटिश राज से नफरत करते थे। वे उनके द्वारा लाए गए सारे कानूनों के खिलाफ थे। जब वो स्कूल पास करके कॉलेज में जा रहे थे, तब कलकत्ता में भारत को आजाद कराने के लिए एक लहर उठी थी। उसी लहर को ध्यान में रखते हुए हेडगेवार ने कलकत्ता से मेडिकल की परीक्षा भी पास की थी। वहां कलकत्ता में अनेक क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी थी। उन क्रांतिकारी गतिविधियों करने वाले क्रांतिकारियों से डॉक्टर साहब मिलते थे, उनसे विचार विमर्श करते थे। उसी के चलते उन्होंने नागपुर, महाराष्ट्र में संघ की स्थापना की थी। बात थी भारत माँ के आंचल को स्वतंत्र करना, बात थी भारत माँ को स्वतंत्र कराने की। आरएसएस का नामकरण ठीक 6 महीने बाद यानी 17 अप्रैल
1926 के दिन डॉक्टर साहब ने एक संघ की बैठक अपने घर में बुलाई। उस बैठक का मुख्य उद्देश्य था संघ का नामकरण, उसके साथ संघ की विचारधारा को स्पष्ट करना। नामकरण के लिए सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें 3 नामों पर विस्तार से चर्चा करना तय हुआ था। वो कौन कौन से नाम हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दूसरा नाम था जर पट्टिका मंडल और तीसरा नाम था भारतोद्धारक मंडल। काफी विचार विमर्श करने के बाद सभी सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक नाम पर एक साथ मुहर लगाई और इसके साथ संघ के सदस्यों को सभासद न कहकर स्वयं सेवक कहा जाने लगा। ऐसा ही एक निर्णय उस 17 अप्रैल 1726 को किया गया था। संघ की शुरुआत कैसे होती है? कोई भी संगठन या कोई संस्था का निर्माण करते हैं तो एक व्यक्तिगत रूप से, एक पर्टिकुलर रूप से उस संस्था की कुछ गणवेश होती हैं, कुछ उसके रूल्स और कानून होते हैं। आइए हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गणवेश के बारे में। शुरुआत में संघ की गणवेश खाकी निक्कर जो कि घुटनों तक थी, खाकी कमीज के साथ 2 बटनों वाली खाकी टोपी थी। 1930 में खाकी टोपी की जगह काली टोपी कर दी गई। फिर 1940 में खाकी कमीज की जगह सफेद कमीज या सफेद शर्ट कर दी गई थी। 1973 में लॉन्ग बूट की जगह चमड़े के काले जूते और 2010 और 2011 में चमड़े के बेल्ट की जगह मोटे कपड़े की बेल्ट का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। काफी समय तक संघ के स्वयंसेवकों की पहचान रही खाकी निक्कर की जगह 11 अक्टूबर सन 2016 को हल्के भूरे रंग की फुल पैंट या पूरी पैंट संघ की गणवेश के रूप में स्थापित हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्रिया प्रणाली क्या है? इतवार दरवाजा प्राथमिक शाला के मैदान में हर रविवार प्रातः 5 बजे सैनिक शिक्षण का अभ्यास होता था, जिसे आज संघ में समता भी कहते हैं। सप्ताह में 2 दिन भिन्न भिन्न विषयों पर भाषण होते थे, जिसे राजकीय वर्ग कहते थे। 1927 के बाद राजकीय वर्ग का नाम बदलकर बौद्धिक वर्ग कर दिया गया। यह बौद्धिक वर्ग के कार्यक्रम कभी डॉक्टर जी के घर में होते थे और कभी कभी अन्य स्वयंसेवकों के घर में भी होते थे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि स्वयंसेवक को सैनिक शिक्षण मिलता था, इसके लिए शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना बहुत जरूरी था। इसलिए संघ के सारे स्वयंसेवक नागपुर व्यायामशाला, महाराष्ट्र व्यायामशाला, प्रताप अखाड़ा में हर रोज व्यायाम करने जाते थे। व्यायामशालाओं में कुछ परेशानियां आने पर संघ ने एक फैसला किया और इतवार दरवाजा विद्यालय के मैदान में दंड यानी लाठी चलाने का एक कार्यक्रम भी शुरू किया। अंत में संघ प्रार्थना भी होती थी। उस प्रार्थना में अखाड़ों में अभ्यास करने वाले सारे सदस्य सम्मिलित होते थे। धीरे धीरे आगे चलकर सप्ताह में एक दिन मिलने वाला कार्यक्रम हर रोज होने लग गया और संघ की एक संरचना तैयार हुई। संघ की संरचना कैसे शुरू हुई? आइए हम संघ के संगठनात्मक पहलू के बारे में बात करते हैं। संघ में संगठनात्मक रूप से सबसे ऊपर सरसंघचालक का स्थान होता है, जो पूरे संघ को लेकर चलता है, उन्हें राह दिखाता है, उनके मार्गदर्शन में ही संघ कार्य होता है। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संचालक परम पूज्य मोहन जी भागवत हैं। सर संचालक की नियुक्ति मनोनयन के द्वारा होती है और इसकी घोषणा वे करते हैं जो तत्कालिक सर संचालक होते हैं या अपने उत्तराधिकारी के रूप में एक सर संचालक की नियुक्ति करते हैं। संघ के ज्यादा कार्य संघ के माध्यम से ही होते हैं, क्योंकि सुबह या शाम 1 घंटे के लिए स्वयंसेवकों को मिलना एक साथ होता है। संघ के सर संचालक कुछ इस प्रकार थे। आइए मैं उनके बारे में आपको डिटेल से बात करता हूँ। यदि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले संस्थापक की बात करें, डॉक्टर केशव बलराम हटगेवार थे, जो 1925 से लेकर 1940 तक थे। माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, 1940 से 1973। मधुकर दत्तात्रेय देवरस, जिन्हें हम बाला साहब देवरस के नाम से भी जानते हैं, 1973 से 1993 तक। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिन्हें हम रज्जू भैया के नाम से जानते हैं, 1993 से लेकर सन 2000 तक। अंत में आते हैं कुपाहल्ली सितारमैया सुदर्शन, जिनके हम सुदर्शन जी को नाम से जानते हैं, 2009 से तक ये सर संचालक थे। डॉक्टर मोहन राव मधुकर राव भागवत, सन 2009 से वर्तमान तक, अभी तक। यदि हम संरचना की बात करें तो संघ में, जैसे मैंने पहले कहा आपको, कि संघ में जो सबसे ऊपर होते हैं उन्हें सर संघचालक की रूप में उन्हें प्रतिस्थापित किया जाता है और सर संघचालक के द्वारा ही अगले सर संघचालक का मनोनयन भी। वर्तमान में पूरे भारत में संघ की लगभग 55,000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं। वस्तुतः संघ ही तो संघ की बुनियाद है, शाखा ही संघ की बुनियाद है, जिसके ऊपर आज यह इतना विशाल संगठन खड़ा हुआ है। शाखा की सामान्य गतिविधियों में खेल, योग, वंदना, भारत एवं विश्व के सांस्कृतिक पहलुओं पर बौद्धिक चर्चा और उनमें परिचर्चाएं भी शामिल होती हैं। संघ की संरचनात्मक व्यवस्था की यदि हम बात करते हैं
तो जिस प्रकार से एक संघ की संरचना व्यवस्था होती है अखिल भारतीय स्तर से केंद्र, क्षेत्र, प्रांत, विभाग, जिला, तालुका, तहसील या महकमा, नगर, उपखंड, खंड, मंडल, ग्राम और सबसे छोटी इकाई जो होती है वह होती है शाखा। संघ का जो मूल प्राण है वो शाखा कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में शाखा होती क्या है। शाखा किसी मैदान या खुली जगह पर 1 घंटे की लगती है। शाखा में व्यायाम होते हैं, खेल होते हैं, सूर्य नमस्कार, समता, परेड, गीत और प्रार्थनाएं होती हैं। सामान्यतः शाखा प्रतिदिन 1 घंटे की ही लगती है। शाखाएं निम्न प्रकार की होती हैं। शाखाओं के भी कुछ भेद होते हैं। अब हम बात करते हैं शाखाओं की भेद के बारे में। प्रभात शाखा, सुबह लगने वाली शाखा को हम प्रभात शाखा कहते हैं। सायं शाखा, शाम को लगने वाली शाखा को हम सायं शाखा कहते हैं। रात्रि शाखा, रात्रि को लगने वाली शाखा को हम रात्रि शाखा कहते हैं। होते हैं मिलन, सप्ताह में 1 या 2 बार लगने वाली शाखा को हम मिलन कहते हैं। संघ मंडली, महीने में 1 या 2 बार लगने वाली शाखा को हम संघ मंडली के नाम से भी जानते हैं। यदि पूरे भारत में हम बात करें तो अनुमानित रूप से 55,000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं। विश्व के अन्य देशों में भी शाखाओं का कार्य चलता है, परंतु यह कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से नहीं चलता। कहीं पर भारतीय स्वयंसेवक संघ तो कहीं पर हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम के माध्यम से चलता है। शाखा में शाखा कार्यवाह का पद सबसे बड़ा होता है। उसके बाद शाखाओं का दैनिक कार्य सुचारू रूप से चलने के लिए मुख्य शिक्षक का एक पद होता है। शाखा में बौद्धिक व शारीरिक क्रियाओं के साथ स्वयं सेवकों का पूर्ण विकास भी किया जाता है। जो भी सदस्य शाखा में स्वयं की इच्छा से आता है उसे हम स्वयंसेवक के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबद्ध संगठन कितने हैं, कौन कौन से संगठन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित होकर उसके लिए कार्य करते हैं और स्वयं को संघ का परिवार का सदस्य बताते हैं। अधिकांश मामलों में इन संगठनों के शुरुआती वर्षों में इनके प्रारंभ और प्रबंधन हेतु प्रचारकों के पूर्णकालिक स्वयंसेवकों को नियुक्त किया जाता था। संघ दुनिया के लगभग 80 से अधिक देशों में कार्यरत है। संघ के लगभग 50 से ज्यादा संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और लगभग 200 से अधिक संगठन ऐसे हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव को रखते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख संगठन हैं जो संघ की विचारधारा का आधार मानकर राष्ट्र और समाज के बीच सक्रिय हैं, जिनमें कुछ राष्ट्रवादी संगठन, कुछ सामाजिक संगठन, कुछ राजनीतिक संगठन, कुछ युवा वर्गों के बीच में कार्य करने वाले संगठन, शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में, संतों के बीच में, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बीच में, कई क्षेत्रों में संघ परिवार का संगठन का कार्य सक्रिय रहता है। संबद्ध संगठनों की मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं, जैसे राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम भाजपा के नाम से जानते हैं, सहकार भारती, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, राष्ट्र सेविका समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के नाम से हम जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वीएचपी, हिंदू स्वयंसेवक संघ, स्वदेशी जागरण मंच, सरस्वती शिशु मंदिर अर्थात विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, बजरंग दल, लघु उद्योग भारती, भारतीय विचार केंद्र, इतिहास संकलन केंद्र, विश्व संवाद केंद्र, राष्ट्रीय सिख संगत केंद्र, हिंदू जागरण मंच, विवेकानंद केंद्र। ऐसे ही कई संगठन हैं जो कि संघ की विचारधाराओं से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। 1939 के राष्ट्रीय अधिवेशन के समय का एक मैं फोटो दिखाऊंगा जो आप देखेंगे। ये वर्ग बौद्धिक और शारीरिक रूप से स्वयंसेवकों को संघ की जानकारी तो देते ही हैं, साथ ही साथ समाज, राष्ट्र और धर्म की शिक्षा भी देते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। कुछ वर्गों के बारे में अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ। संघ को समझने के लिए संघ की शाखाओं में जाना बहुत आवश्यक होता है। दीपावली वर्ग, ये वर्ग 3 दिनों का होता है। ये वर्ग तहसील या नगर स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। ये हर साल दीपावली के आसपास आयोजित होते थे। शीत शिविर या हेमंत शिविर, ये वर्ग 3 दिनों का होता है जो जिला विभाग स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। ये हर साल दिसंबर में आयोजित होते हैं। निवासी वर्ग या प्रवासी वर्ग, ये वर्ग शाम से लेकर सुबह तक के होते हैं। ये वर्ग हर महीने होते हैं। ये वर्ग शाखा, नगर, तहसील द्वारा आयोजित किए जाते हैं। संघ शिक्षा वर्ग, प्राथमिक वर्ग, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। कुल 4 प्रकार के संघ के शिक्षा वर्ग होते हैं। प्राथमिक वर्ग जो कि 1 सप्ताह का होता है, प्रथम और द्वितीय वर्ग जो कि 20-20 दिन के होते हैं, जबकि तृतीय वर्ग 25 दिनों का होता है। प्राथमिक वर्ग का आयोजन सामान्यतः जिला करता है,
प्रथम शिक्षा वर्ग का आयोजन सामान्यतः प्रांत करता है। द्वितीय संघ शिक्षा वर्ग का आयोजन संभवतः या सामान्यतः क्षेत्र करता है, परंतु तृतीय संघ शिक्षा वर्ग हर साल प्रत्येक वर्ष नागपुर में ही होता है। इसी प्रकार से बौद्धिक वर्ग होते हैं। ये वर्ग हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक बार होते हैं। ये वर्ग सामान्यतः नगर, तहसील, खंड, उपखंड में आयोजित होते हैं। शारीरिक वर्ग, ये वर्ग भी हर महीने, 2 माह, 3 माह में एक बार होते हैं। ये वर्ग सामान्यतः नगर, तहसील, खंड, उपखंड में अभ्यास वर्ग के नाम से किए जाते हैं। मैं बात करता हूँ इंदिरा गांधी के समय की। उस समय इंदिरा गांधी की अधिनायकवादी नीतियां, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा और समाज को अव्यवस्था के विरुद्ध सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समग्र क्रांति आंदोलन चल रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्ण समर्थन मिल जाने से यह आंदोलन एक शक्तिशाली संगठन, देशव्यापी आंदोलन बन गया था। इस समय देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एकमात्र ऐसी संस्था थी, यह ऐसा संगठन था जहां की एकमात्र संगठन शक्ति थी जो इंदिरा गांधी की तानाशाही के साथ टक्कर लेकर उसे धूल चटा सकती थी। इस संभावित प्रतिकार को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी ने संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा अन्य छोटी छोटी या छोटी मोटी संस्थाओं को लगभग 21 संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, किंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा किसी की और विरोध का एक भी स्वर नहीं उठा था। इसमें उत्साहित हुई इंदिरा गांधी ने सभी प्रांतों के पुलिस अधिकारियों को संघ के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ तेज करने के आदेश दिए थे। संघ के भूमिगत नेतृत्व ने उस चुनौती को स्वीकार करके समस्त भारतीयों के लोकतंत्र अधिकारों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया था और एक राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलन के प्रयास में जुट गए थे। थोड़े ही दिनों में देश भर में सभी शाखाओं के भूमिगत केंद्रीय नेतृत्व के साथ जुड़ गए थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भूमिगत नेतृत्व में मतलब सरसंघ चालक, संघ चालक, कार्यवाहक, प्रचारक एवं संघ के विभिन्न अनुषंगिक संगठनों जैसे जनसंघ, विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इत्यादि लगभग 30 से अधिक संगठनों ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। संघ की भूमिका नेतृत्व ने गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों, निष्पक्ष बुद्धिजीवियों एवं विभिन्न विचार के लोगों को एक साथ एक मंच पर एकत्र कर दिया था। संघ के नाम से प्रसिद्ध से दूर दूर से लोग वहां पर एकत्रित होने लगे थे। राष्ट्रहित में काम करने की अपनी एक कार्य पद्धति को बनाए रखने के लिए यह आंदोलन लोक नायक जयप्रकाश नारायण द्वारा घोषित लोक संघर्ष समिति तथा युवा छात्र संघर्ष समिति के नाम से ही चलाया गया था। संगठनात्मक बैठकें जैसे जन जागरण हेतु साहित्य का प्रकाशन और वितरण, संपर्क की योजना, सत्याग्रहियों की तैयारी, सत्याग्रहों का स्थान, प्रत्यक्ष सत्याग्रह, जेल में गए कार्यकर्ताओं के परिवारों की चिंता, सहयोग, प्रशासन और पुलिस की रणनीति की टोह लेने के लिए स्वयंसेवकों ने एक गुप्तचर विभाग की भी स्थापना कर दी थी। अनेक कामों में संघ के भूमिगत नेतृत्व ने अपने संगठन और उसके कौशल का भी परिचय दिया था। इस आंदोलन में भाग लेने जेल जाने वाले सत्याग्रही स्वयंसेवकों की संख्या लगभग 1.5 लाख से ज्यादा थी। सभी आयु वर्ग के सेवकों ने गले से पूर्व और बाद में पुलिस के लॉकअप में यातनाएं भी सही। उल्लेखनीय है कि उस समय पूरे भारत में संघ के प्रचारकों की कुल संख्या 1356 थी। आनुषंगिक संगठनों के प्रचारक इसमें शामिल नहीं थे, जिनमें मात्र 189 ही को ही पुलिस पकड़ सकी, शेष भूमिगत रहकर आंदोलन का संचालन कर रहे थे। स्वयं सेवकों ने विदेशों में जाकर भी इमरजेंसी को वापस लेने का बहुत दबाव बनाया था, क्योंकि दबाव सफल प्रयास भी किया गया था। विदेशों में इन कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से विचार गोष्ठी तथा साहित्य वितरण जैसे अनेक कार्यों को अंजाम भी दिया था। बाद में इंदिरा गांधी ने एक प्रकार की राजनीतिक सौदेबाजी करने का विफल प्रयास भी किया गया था। उन्होंने कहा, संघ से प्रतिबंध हटाकर सभी स्वयंसेवकों को जेलों से मुक्त किया जा सकता है यदि संघ इस आंदोलन से अलग हो जाए, परंतु संघ ने आपातकाल हटाकर लोकतंत्र की बहाली से कम कुछ भी स्वीकार करने से मना कर दिया था। इंदिरा गांधी के पास स्पष्ट संदेश भेज दिया गया था कि देश की जनता इस आंदोलन का संघ ने समर्थन किया है। हम देशवासियों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते और हमारे लिए देश पहले है और संगठन बाद में है। अंत में देश में हो रहे प्रचंड विरोध एवं विश्व स्तरीय दबाव के कारण आम चुनाव की घोषणा भी कर दी गई थी। इंदिरा गांधी ने समझा था कि बिखरा हुआ विपक्ष एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ सकेगा, परंतु संघ ने इस चुनौती को स्वीकार किया और सभी विपक्षी पार्टियों को एकत्र करके जैसे अति कठिन कार्य को भी करके दिखाया था। संघ के 2 वरिष्ठ अधिकारी प्रोफेसर रज्जू भैया, जिनको प्रोफेसर राजेंद्र सिंह और दंतोपंत ठेंगड़ी ने प्रयत्नपूर्वक 4 बड़े राजनीतिक दलों को अपने दलगत स्वार्थों से ऊपर उठकर
एक मंच पर आने के तैयार करके रखा हुआ था। सभी दल जनता पार्टी के रूप में चुनाव के लिए तैयार हो गए थे। चुनाव के समय जनसंघ को छोड़कर किसी भी दल के पास कार्यकर्ता नाम की कोई चीज भी नहीं थी। सभी के संगठन या सभी के संगठनात्मक ढांचे शिथिल पड़ चुके थे। इस कमी को भी संघ ने पूरा किया। महात्मा गांधी की 1948 में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लोगों का कहना था या कांग्रेस का कहना था कि नाथूराम गोडसे संघ के स्वयंसेवक थे। गोडसे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक भूतपूर्व स्वयंसेवक थे। बाद में एक जांच समिति की रिपोर्ट आ जाने के बाद संघ को इस आरोप से बरी कर दिया गया और प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया, परंतु विधर्मियों ने इसका बहुत फायदा उठाया। संघ के आलोचकों द्वारा संघ को एक अतिवादी दक्षिणपंथी संगठन बताया जाता है एवं हिंदूवादी और फांसीवादी संगठन के तौर पर संघ की आलोचना भी की जाती है, जबकि संघ के स्वयंसेवकों का यह कहना है कि सरकार एवं देश की अधिकांश पार्टियां अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में लिप्त रहती हैं। विवादास्पद शाह बानो प्रकरण एवं हज यात्रा में दी जाने वाली सब्सिडी इत्यादि सरकारी नीति, उसके अनुसार इसके सम्मुख प्रमाण भी स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं, जो आज भी विद्यमान है। संघ का यह मानना है कि इतिहास या ऐतिहासिक रूप में हिंदू स्वदेश में हमेशा ही उपेक्षित और उत्पीड़ित रहे हैं और वह सिर्फ हिंदुओं के जायज अधिकारों की भी बात करता है, जबकि उसके विपरीत उसके आलोचकों का यह आरोप है कि ऐसे विचारों के प्रचार से भारत की धर्मनिरपेक्ष बुनियादी कमजोर होती है। संघ की इस बारे में मान्यता है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति का नाम है। किसी विशेष पूजा पद्धति को मानने वालों को हिंदू कहते हैं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति जो भारत में अपनी जन्मभूमि मानता है, भारत को अपनी मां मानता है, मातृभूमि व पितृभूमि मानता है, अर्थात जहां इसके पूर्वज रहते आए हैं, तथा उसे पुण्य भूमि मानता है, अर्थात जहां उसके देवी देवताओं का वास रहता है, वे सभी हिंदू हैं। संघ की यह भी मान्यता है कि भारत यदि धर्मनिरपेक्ष है तो इसका कारण भी केवल यह है कि यहाँ हिंदू बहुमत है। इस क्रम में सबसे विवादास्पद और चर्चित मामला अयोध्या विवाद भी रहा है, जिसमें बाबर द्वारा 16वीं सदी में निर्मित एक बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण कराना स्पष्ट रूप से समझ में आता है और हम लोगों को दिखाई भी दिया है। इसके गवाह भारत के 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू समुदाय है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में ही भगवा ध्वज अपनाने का पक्षधर आरंभ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे के स्थान पर भगवा ध्वज को स्वीकार करने का पक्षधर था। उसका कारण यह था कि भगवा ध्वज भारत का सनातन ध्वज है और जिसे आगे बढ़ाना चाहिए। संघ ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के में 17 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज शीर्षक वाले संपादकीय में भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार करने की मांग की थी, परंतु कुछ राजनीतिक स्वार्थों के कारण भगवा को राष्ट्रीय ध्वज नहीं माना गया। अब हम बात करते हैं संघ के साहित्य प्रकाशक कौन कौन से हैं। निम्नलिखित प्रकाशक हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इन प्रकाशकों ने भी उच्च कोटि को संघ के साहित्य को समझाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। सुरुचि प्रकाशन, लोकहित प्रकाशन, राष्ट्र उत्थान साहित्य, पांच जन्म, शिल्प, भारतीय विचार साधना, जो कि डॉक्टर हेडगेवार भवन महाल नागपुर से निकलता है, मोतीबाग से। हम और भी साहित्य हैं जिनके बारे में आपसे बात कर रहा हूं, जैसे मंगलदास वाड़ी के यहाँ से, मार्ग नाथ सिनेमा परिषद से साहित्य निकलता है, ज्ञान गंगा प्रकाशन जो कि भारतीय भवन से निकलता है जयपुर से, और अर्चना प्रकाशन ये भी HIG शिवाजी नगर भोपाल से निकलता है, साधना पुस्तक प्रकाशन। ऐसे बहुत से प्रकाशन हैं जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सेवक संघ को समाज के सामने लाने का भी काम करते हैं, परंतु विधर्मियों को समझाने से समझ में नहीं आने वाला। वे हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे सामाजिक और हिंदू संगठन का विरोध करते आए हैं। मैं आपसे और भी बहुत कुछ बात करता हूं। संघ में ज्वाइन कैसे किया जा सकता है, संघ को हम कैसे, संघ के अंदर हम अपने कार्य को कर सकते हैं, और संघ में जुड़ने के कौन कौन से फायदे हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। स्वास्थ्य श्री, नव सहयाद्री, जागृति प्रकाशन, ऐसे बहुत से प्रकाशन हैं जो संघ की पुस्तकों और सूर्य भारती प्रकाशन संघ की किताबों के माध्यम से संघ को समझाने का भी प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जुड़ने के क्या क्या फायदे हैं अब मैं आपको ये बताने वाला हूं, तो कान खोलकर सुनिएगा। जो लोग कहते हैं संघ में कुछ नहीं मिलता, जो लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जुड़ने के फायदे क्या क्या हैं, तो मैं आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के बहुत से फायदे बताने वाला हूं। इन फायदों को आप जरूर सुनिएगा और संघ में जुड़ने का प्रयास करिएगा। अपने समाज को समृद्ध हिंदू समाज बनाने के लिए जुड़िए और संघ के फायदे सुनिए। RSS में जुड़ने से
व्यक्ति को कोई आर्थिक रूप से कोई फायदा नहीं होता है। आरएसएस में लोग समाज सेवा और राष्ट्रीय सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए जुड़ते हैं। आप यदि समाज सेवा करना चाहते हैं और अपने देश के प्रति गौरवान्वित महसूस करना चाहते हैं तो आप इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ सकते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जो आपके मन में जातिगत भेदभाव जैसे बुरे ख्यालों को हटाने का काम करते हैं। इस संघ में जुड़ने से आपका भारत देश की संस्कृति के प्रति लगाव और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। इस संघ में जुड़ने पर आपके मन में राष्ट्रवादी विचारधारा का उद्भाव, देशभक्ति की भावना जागृत होती है। इस संघ में रहते हुए आपको सिखाया जाता है किस तरह प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की सहायता करनी है, लोगों की मदद करनी है। इस संघ के अलग अलग शाखा में जाकर आप नए नए लोगों से मिल सकते हैं। यह संघ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें व्यायाम भी शामिल है। व्यायाम करने से आपका शरीर हष्ट पुष्ट, स्वस्थ और ताकतवर बनता है। आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक विचारों का जागृति होती है। इस तरीके से राष्ट्रीय सेवक संघ में आप जुड़कर अपनी राष्ट्रीय भावना को विकसित कर सकते हैं। बस यही इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक जुड़ने का फायदा है और ये फायदा अनमोल फायदों में आता है। तो आप भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़िए। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ने की प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने की सामान्य सी प्रक्रिया होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वेबसाइट www.rss.org में जाकर आप अपने आप को वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर संघ की शाखाओं में जाकर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ सकते हैं। या आप संघ की शाखाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं तो जो भी आपके नगर, जिले, केंद्र, क्षेत्र या आपके संभाग स्तर में जो संघ के कार्यकर्ता हैं उनसे मिलकर भी आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बौद्धिक वर्गों में जाकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वैचारिक पुस्तकों को पढ़कर आप संघ की विचारधारा से जुड़ सकते हैं। मैं बात करता हूं संघ के ऐसे लोगों के बारे में जो संघ की आलोचना करने में नहीं थकते हैं, जिनके हृदय में संघ के प्रति भारी विरोध उत्पन्न होता है। कुछ संगठन ऐसे होते हैं या भारत में ऐसे विद्यमान हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंकवादी संगठन के रूप में प्रदर्शित करते हैं और आतंकवादी संगठन के रूप में उसका एक मनोभाव लोगों के मन में बनाने का प्रयास करते हैं। परंतु मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब से संघ बना, संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, संघ की स्थापना के बाद से कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी संगठन का व्यक्ति यह सिद्ध करे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किन गतिविधियों में शामिल होता है, किन आतंकवादी गतिविधियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शामिल हुआ, किन सामाजिक गैर गतिविधियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शामिल हुआ, ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो भारत देश के विरोध में गतिविधियां हैं जहां पर संघ शामिल होने की ये बात करते हैं, और यदि ऐसे प्रमाण ये नहीं दे सकते हैं तो इन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, हिंदूवादी संगठन है, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, उस संगठन पे आलोचनाएं और आरोप लगाएं। तो जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को लगातार आप शेयर करते रहिएगा। हमारा चैनल धर्मोपीडिया सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाजू में एक घंटा बना हुआ, उस घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे नए वीडियोस आपको मिल सकें और ऐसे ही धर्म की बातें आपसे कर सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।